सबसे पहला है ओलेरी कल्चर का संबंध है। पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। जो आप पौष्टिक फल और सब्जियां उगाते हैं ये कहलाता है ओलेरी कल्चर, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यदि आप वन और वनों से प्राप्त होने वाली चीजें जैसे जंगली लकड़ी, इमारती लकड़ी और जड़ी बूटियां, यदि उनको आप बचाते हो तो ये कहलाता है सिल्वी कल्चर। ये आजकल बड़ा चल रहा है ये वर्ड, सिल्वी कल्चर। अच्छा, रेशम का उत्पादन आपने बचपन से सुना होगा, इसको शायद सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरिकल्चर। अब देखो सबसे ज्यादा आप लोग फंसते किस में हो। एक तो ये वर्ड हो गया ओलेरी कल्चर में आप फंसते हो, और दूसरा आप फंसते हो, अच्छे से देखो, आर बोरी कल्चर, इसमें आप लोग फंसते हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन है ओलेरी कल्चर, तो इस सवाल का जवाब है बी, पौष्टिक साग सब्जियों का उत्पादन। लेकिन यदि मैं पूछूं आर्बोरी कल्चर क्या कहलाता है, तो वृक्षों और वनस्पतियों की खेती। तो कहने का मतलब है कि ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये भी फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये बहुत कठिन क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा कठिन है, और क्वेश्चन नंबर 22 भी थोड़ा कठिन है। तो सबसे पहले, वर्तमान समय में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसलिए दरअसल में ये पूछा जाता है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है। ये बात आप याद रखना, ये जगह है गाजियाबाद। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून। 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 लेकिन यदि मैं पूछूं राष्ट्रीय उर्वरक संस्थान कहाँ पर है, जहाँ उर्वरकों के बारे में, फरीदाबाद। फरीद और यदि मैं पूछूं राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, पुणे। पूना। क्लियर है ये चीज, ऐसे अपन को याद रखनी है चीजें। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय चीनी संस्थान कहाँ पर है। चलो देखते हैं कौन बता पाता है इसका जवाब। सब लोग जरा आंसर कर। लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ। लखनऊ। न बोल रहे हो। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, सही है कि नहीं है। कानपुर ऐसा है। आप लोग अच्छे से देखो, ये सवाल पूछा है मैंने 6वीं नंबर का। भारतीय चीनी संस्थान, जरा देखो कहाँ पर है ये, कानपुर। यूपी कानपुर। में कहाँ पर है, कानपुर। अच्छा, अब चीनी काहे से बनती है, गन्ना से। गन्ने से। तो जरा गन्ना का देखो कहाँ पर है। यही चीज इसीलिए फंसाने के लिए मैंने आपको दिया। चीनी संस्थान कहाँ पर है, अच्छे से देख लो, कानपुर में है ना। कानपुर। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें नाम मिल जाता है चीनी में, और कानपुर में भी नाम मिल जाता है ऐसे। लेकिन चीनी से क्या बनता है, गन्ना, तो वो यूपी में ही है, लेकिन कहाँ पर है, लखनऊ में, याद रखना। अब जल्दी से बताइए नारियल अनुसंधान कहाँ पर है, कासरगोड। केरल। याद रहेगा। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कल मैंने आपको पढ़ा दिया है। बताओ इंपीरियल इंस्टीट्यूट किसे कहते हैं, एक को कहते हैं कि दो को कहते हैं। मतलब इंपीरियल इंस्टीट्यूट पुराना नाम है, 1929 में दिया गया था। आज के समय पे हम उसको कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ए याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। परिषद। और यदि मैं पूछूं कि बंगाल का विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन ने पूसा इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी, उस पूसा इंस्टीट्यूट को आज हम किस रूप में जानते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। याद रखना, ठीक है। ये कठिन क्वेश्चन है, जनरली बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, थोड़ा कठिन सा, ठीक है। बहुत सोच समझ के मेरे को एक बात बताओ, राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बताया आपने, गाजियाबाद। गाजियाबाद। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बताया आपने, देहरादून। देहरादून। मौसम संस्थान कहाँ बताया आप लोगों ने, पुणे। पूना। पूना। ठीक, याद रहेगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एकदम सिंपल सा सवाल, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, मैंने अभी आपको पढ़ाया, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है,
लखनऊ लखनऊ उत्तर लेकिन प्रदेश। यदि मैं पूछूं 14वां क्वेश्चन, ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान, तो आप खुद देखो और बताओ हेड ऑफिस कहाँ है। कोयम्बटूर कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु। ऐसे याद करना चाहिए अपन को ये चीज, ठीक है। अभी क्वेश्चन और फंसाने वाला, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है, आनंद आनंद गुजरात। आनंद गुजरात। लेकिन मैं 13वां क्वेश्चन पूछ लूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल करनाल। जैसे देख लो बोर्ड गुजरात में है और संस्थान कहाँ पर है, हरियाणा में। ऐसे याद रखना है, ये फंसाने वाले क्वेश्चन जिसमें एसिटामिनोफेन। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि पैरासीटामोल को जाना जाता है किस नाम से, तो याद रखना एसिटामिनोफेन। अब जरा जल्दी से, आप एस्पिरिन को भी केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मेरी बात सुनना। 1940 से 1970 तक यदि आपके शरीर में दर्द होता था और यदि आपको बुखार चढ़ती थी तो आपको देते थे एस्पिरिन। मतलब एस्पिरिन दोनों के जैसे काम कर देती थी, बुखार को भी शांत कर देती थी, मतलब एंटीपायरेटिक दवा भी थी, और बुखार में जब आपको दर्द वगैरह होता है तो उसमें भी आराम मिल जाता था। परंतु 1970 के बाद से एस्पिरिन के ड्रॉबैक सामने आने लगे, तो फिर पैरासीटामोल आ गई। तो पैरासीटामोल के आने से एस्पिरिन लगभग लगभग बंद हो गई और एस्पिरिन का यूज फिर यहाँ ना किया जाकर एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में ना किया जाकर एस्पिरिन को यूज करने लगे हार्ट अटैक से बचने के लिए। मतलब एस्पिरिन वहाँ शिफ्ट हो गई और पैरासीटामोल ने जगह ले ली। तो अब आप मेरे को बताओ कि दर्द निवारक दवा और ज्वरनाशी दवा के रूप में कौन कौन सी हैं जो उपयोग की जाती है। पैरासीटामोल भी राइट आंसर है पैरासीटामोल एस्प्रिन और एस्पिरिन भी राइट आंसर है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि आज के समय पे एस्पिरिन कहाँ शिफ्ट हो गई है, हृदय घाती हार्ट आघातों अटैक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदयाघात के खतरे से बचने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन। लेकिन एस्पिरिन। एस्पिरिन वर्ड नहीं दूंगा तो कौन सा वर्ड दिया जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिटिल एसिड। सैलिसिलिक समझ में आ गई ये चीज। अच्छा, अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बताइए, जब आपको मलेरिया होता है तब आप कौन सी दवा लेते हैं, कुनैन कुनेन। कौन कुनैन। कौन से पेड़ की छाल से मिलती है वो, सिंकोना। ऑफिसिनेसिस। मेरे को एक बात बताओ, सिंकोना ऑफिसिनेलिस पेड़ का छाल लेते हैं, जड़ लेते हैं, पत्ती लेते हैं, फूल लेते हैं कि फल लेते हैं, छाल। छाल छाल छाल। याद रहेगा। तो सिंकोना की छाल से दरअसल में क्या करते हैं, हम कुनेन को प्राप्त करते हैं। तो आइबुप्रोफेन इसमें छोड़ दो। अब आता मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफीम के बारे में आपने सुना होगा, मादक पदार्थ है। तो अफीम की प्राप्ति निश्चित रूप में अफीम के पौधे से होगी। अब जनरली पौधे काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अफीम का पौधा थोड़ी छोटा होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉपी प्लांट। पहला क्वेश्चन बताओ, पॉपी प्लांट किस पौधे को कहते हैं। अफीम। दूसरा, एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पेपेवर सोमनीफेरम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अफीम अफीम। का। ठीक है, अब अफीम के पौधे के किस भाग से हमको अफीम प्राप्त होती है जी, यदि हम कच्चा कच्चे या परिपक्व फल से। ऑप्शन सी। सी, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, मान लो ये अफीम का पौधा है, इसमें जड़ भी है, तना भी है, फूल भी है, फल भी है, तो हम फल लेंगे। लेकिन याद रखना फल के उससे यदि वो फल पक गया है तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमको लेना है फल, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कच्चा कच्चा। फल। और कच्चे फल को ही कहते हैं अपरिपक्व फल। और उसमें जब हम अपरिपक्व एक फल। चीरा लगाते हैं तो निश्चित रूप में उस फल के अंदर से दूधिया सब्सटेंस या लेटेक्स बाहर आ जाएगा, वाइट उसी लिक्विड। को अपन लेबोरेटरी में ले जाकर गर्म करेंगे और निश्चित रूप में क्या बन जाएगा या क्या मिल जाएगा हमको, अफीम पाउडर। अब जल्दी से आप बताओ, अफीम की प्राप्ति जो है, अफीम की जो प्राप्ति है वो अफीम के पौधे के किस भाग से करते हैं।
ए ऑप्शन होगा कि Pulse. बी ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। बी। फूल फूल तो नहीं बोल रहे हो? क्या आंसर होगा इसका? फल। याद रखना फल। है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आपने नाम सुना होगा सुंदरवन का। ये सुंदरवन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप जियोग्राफी में पढ़ते हो, यहाँ पर एक सुंदरी वनस्पति पाई जाती है जो काफी छोटी होती है। और इस वनस्पति की खासियत ये होती है कि ये वनस्पति काफी छोटी होती है और इसके ऊपर से पानी बहता रहता है। और ये अगर आप देखोगे तो ये काफी सुंदर दिखाई देती है। मतलब सुंदरवन का नाम सुंदरी वनस्पति के कारण पड़ा। इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुंदरी वन को इंग्लिश में कहते हैं मैंग्रोव प्लांट। ये चीज आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा। अब सवाल मेरा ये है, ये जो मैंग्रोव प्लांट है या दरअसल में मैंग्रोव वन जो है, इसमें जो ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ये लवण की बहुत अधिक मात्रा को संग्रहित करते हैं। मतलब सोडियम, पोटेशियम, मतलब NaCl और KCl जो समुद्र में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस मात्रा को ये प्लांट जो है, छोटे छोटे सुंदरी वृक्ष, ये काफी ज्यादा मात्रा में सॉल्ट की मात्रा को अपने अंदर जब्त कर लेते हैं। तो अब आपको बताना है वे पौधे जो लवणों की मात्रा को अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं, वो कौन से पौधे कहलाते हैं? हेलोफाइटिक प्लांट। याद रखना, वो पौधे कहलाते हैं हेलोफाइटिक प्लांट। परंतु जो मरुस्थलीय एरियाज में उगते हैं जो पौधे, उनको कहते हैं ज़ीरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक। जैसे मैं आपसे पूछूं, नागफनी मरुस्थलीय एरियाज में उगता है तो वो कौन सा प्लांट होगा? ज़ेरोफाइटिक। ज़ीरोफाइटिक। जो पौधे जल में उगते हैं जैसे सिंघाड़ा, हाइड्रोफाइटिक। जैसे आपने सुना होगा, बताओ बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? जलकुंभी। तो याद रखना, ये सिंघाड़ा और जलकुंभी जल में उगते हैं। मतलब ये कौन से प्लांट हो गए? हाइड्रोफाइटिक। Hydrophytic. अब बताओ हेलोफाइटिक प्लांट कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ। जो अधिक लवणयुक्त जल संग्रह करता होते हैं। जो पौधे अपने अंदर बहुत अधिक सॉल्ट की कंसंट्रेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। और ऐसे वन कहाँ नमकीन पाए क्षेत्र जाते में हैं? उत्पन्न होने वाले। बिल्कुल, तो ऐसे वन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा। बताओ कौन कौन सी नदियों पर सुंदरवन डेल्टा बना है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, गंगा। ब्रह्मपुत्र। हाँ। ठीक है। और मीजोफाइटिक प्लांट तो होते हैं साधारण उगने वाले पौधे, मीजोफाइटिक प्लांट है ना, जैसे अपन घर के आसपास देखते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी व्यक्ति, अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। और बताओ रक्तचाप को किस यूनिट में मापते हैं? हाँ, mmHg। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य है तो होगा 120/80। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए, किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को टेंशन दे दी जाए, तो फिर उसका ब्लड प्रेशर सामान्य होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में ब्लड बहुत तेजी से दौड़ने लगता है अंगों की तरफ, तो कई बार अंग फट भी सकता है या धमनी फट सकती है। तो यदि मैं आपसे पूछूं, यदि कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित है, उसके ब्लड फ्लो को हमको नॉर्मल लाना है, मतलब उसके शरीर के उसके शरीर का जो रक्तचाप है हमको नॉर्मल करना है, तो बताओ हम कौन से पौधे की जड़ का इस्तेमाल करेंगे? सर्पगंधा। सर्पगंधा बिल्कुल सही है। यदि आप लोग अश्वगंधा कह रहे हो तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आपको श्वास से संबंधित परेशानी है, मतलब श्वसन तंत्र से संबंधित विकार है, तो आप अश्वगंधा लोगे, याद रखना। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है ना, और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है, तो आपको बस सर्पगंधा की जड़ जो है, छोटा सा टुकड़ा उसका मुंह के अंदर रखना है और उसको चूसना है। तो उस जड़ में से एक कंटेंट निकलता है जिसका नाम है रिजरपाइन, और यही रिजरपाइन कंटेंट जो है ये हाई ब्लड प्रेशर को कैसा कर देगा? नॉर्मल कर देगा। तो चलो जरा जल्दी से बताओ, उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाने के लिए कौन से पौधे की जड़ का इस्तेमाल करते हैं?
सर्पगंधा। सर्पगंधा। यदि आपको श्वसन संबंधी समस्या है तो कौन सा पौधा इस्तेमाल करोगे आप? अश्वगंधा। अश्वगंधा। अब आप जरा जल्दी से मुझे बताइए कौन से पौधे को भारतीय डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है, या कौन सा पौधा रॉयल हर्ब के नाम से जाना जाता है, या कौन सा पौधा जीवन का अमृत कहलाता है? तुलसी। तुलसी। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। कौन सा आंसर राइट होगा? ये कटना चाहिए, मतलब ये हाँ। तो अब बताइए आप कौन सा आंसर राइट होगा। याद रखना तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम सैंटम। ओसिमम सेंटम। लेकिन जो कृष्ण जी जिस तुलसी के दीवाने थे उसका वैज्ञानिक नाम, मतलब कृष्ण तुलसी एक अलग टाइप से होती है, उसका नाम है टेन्यूनिफोरम। ये चीज याद रखना। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये देगा आपको ऑसिमम सैंटम, याद रहेगा। तो बताओ किस पौधे को भारतीय डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है? तुलसी। और आजकल तुलसी न देकर उसका तुलसी। वैज्ञानिक नाम पूछते हैं, ऑसिमम सैंटम। ऑस्मिया सेंटम। आ जाओ जल्दी से। हाँ, अब आते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपने कभी अपनी लाइफ में गांजा का नाम जरूर सुना होगा, और जब आप फिल्में देखते हो तो आप मैरिजुआना। मैरिजुआना ड्रग्स का नाम जरूर सुनते हैं। दीज आर सेम, एक ही चीज है। हिंदुस्तान में गांजा और वहाँ मैरिजुआना बोलते हैं। इन दोनों अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है दरअसल में, एक ही चीज के दो नाम है। तो दरअसल में गांजा या मैरिजुआना, इसकी प्राप्ति होती है एक पौधे से। उस पौधे का नाम आपसे पीएससी पूछती, लेकिन मैंने लिख के दिया है, कैनबिस सैटाइवा। तो कैनबिस सैटाइवा पौधे के किस भाग से आप गांजा या मैरिजुआना निकालोगे? तो इसको यदि मेरे को बताना पत्ती है से। तो पत्ती से। पहले आप मेरी बात समझ लो। मान लीजिए ये कैनबिस सैटाइवा पौधे की जड़ हो गई, ये कैनबिस सैटाइवा पौधे का तना हो गया, ये कैनबिस सैटाइवा पौधे की पत्ती हो गई, ये कैनबिस सैटाइवा पौधे का फल हो गया, ये कैनबिस सैटाइवा पौधे का फूल हो गया। तो पहले तो आप एक चीज दिमाग में बिल्कुल डाल दो कि यदि आपको कैनबिस सैटाइवा पौधा, जैसे मैंने चित्र बना दिया है, यदि आपको गांजा चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा फूल। पहली चीज, मतलब ये लेना पड़ेगा, ये चीज ये दिमाग में सेट कर दो। अच्छा, जब आपने फूल का क्लासिफिकेशन आपको कभी पढ़ाया गया होगा, तो फूल के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है दल, एक होता है बाह्य दल, ऐसा पढ़ा होगा आपने। एक होता है पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि जब अपन स्त्री केसर का चित्र बनाते हैं तो कुछ ऐसा आप लोग चित्र बनाते हो। ये पौधे के एमआपी जाता, पुष्प के एकदम सेंटर में होता है स्त्री केसर, और ऐसा उसका चित्र आता है ये। और ये हो गया आपका पुंकेसर। ये चीज, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ज़्यादा डिटेल से भी आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अपने पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन है। तो पौधे का जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं। एक ये वाला पार्ट जो होता है, ये बीच, ये जो चीज बन गई ये स्त्री केसर है, ये चीज, और ये पुंकेसर होगी। तो स्त्री केसर में ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और जो ये नलिका आप देख रहे हो, ये नलिका जो आप देख रहे हो, ये नलिका कहती है वर्तिका। और जो ये चीज देख रहे हो आप, ये गोलाकार संरचना, इसको कहते हैं अंडाशय। मतलब कहने का मतलब है कि स्त्री केसर 3 चीजों से मिलकर बनता है, अंडाशय से, वर्तिका से, और वर्तिकाग्र से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूंगी वर्तिका वर्तिकाग्र अंडाशय कहाँ मिलेगा, तो आपको कहना है पुष्प का नर भाग की मादा भाग, और उसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर, या उसी को हम जायांग कहते हैं। तो ये जो है ये स्त्री केसर या जायांग है, और इसके कितने पार्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब ध्यान से सुनना, यदि आपको चाहिए है गांजा तो आपको केवल और केवल इतना पोर्शन लेना पड़ेगा, इतना पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन से आपको गांजा मिलेगा। मतलब आपको कौन सा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, अंडाशय छोड़ना पड़ेगा। मतलब कौन सा पोर्शन लेना पड़ेगा, तो याद रखना ये स्त्री केसर का वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये 2 पोर्शन से आपको प्राप्त होता है गांजा या मैरिजुआना।
यदि कोई आपसे पूछे कि गांजा या मैरिजुआना की प्राप्ति किससे होती है, तो एक आंसर आपको मिलेगा यह पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर से, बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं देगा तो फिर ये देगा, वर्तिका से होती है कि वर्तिकाग्र से, तो आप कहेंगे दोनों से होती है। ये चीज आप याद रखेंगे। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो सेम केसर की प्राप्ति भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। यदि आपको केसर प्राप्त करना है तो केसर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है क्रोकस सटाइपस। तो मान लीजिए ये केसर का ये पौधा हो गया, ये जड़ हो गई, ये तना हो गया, ये पत्ती हो गई, ये फल हो गया और ये फूल हो गया। तो आपको केसर यदि चाहिए है तो आपको फूल लेना पड़ेगा, फूल का यही वाला भाग लेना पड़ेगा, मादा भाग। और मादा भाग में भी आपको केवल और केवल चाहिए है वर्तिकाग्र और वर्तिका, बस इतना पोर्शन कट कर लिया जाता है और यही पोर्शन केसर कहलाता है। तो मतलब केसर की प्राप्ति भी पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर से होती है, और वो पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर में अंडा से नहीं होगा, केवल होगा वर्तिका और वर्तिका। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है कि केसर की प्राप्ति भी पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर के वर्तिका वर्तिकाग्र से होती है, और गांजे की प्राप्ति भी पुष्प के मादा भाग मतलब स्त्री केसर के वर्तिका और वर्तिकाग्र से होती है। तो याद रखना ये दोनों आसान से क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन, तो इसलिए अपन ने इनको मेंशन कर दिया। अब चलते हैं अपन आगे। आप लोगों ने जीआई टैग के बारे में हमेशा सुना होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो सबसे पहले जीआई टैग दिए जाने की शुरुआत हुई थी सन 2004 से। ये आपका पहला क्वेश्चन। दार्जिलिंग टी। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया है? दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी। यदि मैं पूछूं दार्जिलिंग टी कहाँ की चाय है, मतलब अच्छा एक बात याद कैलकाटा। रखना, हमेशा याद रखना जीआई टैग हमेशा किसको दिया जाता है भैया जी? स्टेट को दिया जाता है। जैसे कड़कनाथ, कड़कनाथ कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? झाबुआ में। झाबुआ। याद रखना झाबुआ। झाबुआ में होता है कड़कनाथ। तो याद रखना जीआई टैग झाबुआ को नहीं दिया गया, एमपी को दिया गया। हमेशा जीआई टैग राज्य को दिया जाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला जीआई टैग लेने वाली चीज है दार्जिलिंग टी, तो किस राज्य को जीआई टैग सबसे पहला मिला? कलकत्ता। पश्चिम कलकत्ता। बंगाल। उसी पश्चिम को बंगाल अपन पश्चिम बंगाल बोले तो ज्यादा पश्चिम बेहतर है। बंगाल। याद रखना ये क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहा है कि सबसे पहला जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया? आंसर है पश्चिम बंगाल। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब एक क्वेश्चन आता है, आज से 10 साल 20 साल पहले आप लोगों के घरों में नीम के पत्ते हुआ करते थे, या कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। तो बताओ जब आप कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ अगरबत्ती जलाते थे, तो कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ अगरबत्ती में से जो धुआं निकलता था, उस धुएं से मच्छर भाग जाते थे कि मर जाते थे? भाग दोनों जाते थे। होते थे। नहीं मेरे भाग जाते भाई, थे। उससे मच्छर भाग जाते थे। तो भाग जाने को कहते हैं प्रतिकर्षी। और आप मुझे बताओ, कल मैंने आपको पढ़ाया था मच्छर कीट है कि नहीं है? है। तो कीट उसके है। कितने पैर हैं? 6 पैर। तो 6। तेज हो। अच्छा, तो याद रखना जो ये पायरेथ्रम होता है, यही आपके कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ में रहता था। जिस वजह से वो धुआं होता था कॉइल जलाने पर, तो मच्छर जो होते थे वो भाग जाते थे। मतलब पायरेथ्रम जो है वो क्या है? कीट प्रतिकर्षी है, मतलब कीटों को भगाने वाला है। याद रखना मारता नहीं था, मच्छर भाग जाते थे। मतलब पायरेथ्रम कीट प्रतिकर्षी है। और इस पायरेथ्रम को प्राप्त किया जाता था गेंदे के पुष्प से, जिसे हम गुलदाउदी कहते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, आज अपन गुड नाइट एडवांस जलाते हैं या आज अपन जलाते हैं कुछ भी कॉइल, तो देखते हैं कि मच्छर मर जाते हैं तत्काल। तो मच्छर मर जाएंगे मतलब कौन सा पदार्थ दिया जी? अरे मर जाएंगे मतलब नाशक। कीटनाशक और पदार्थ। मच्छर कीटनाशक। का मतलब हाँ। तो अब आप मुझे बताओ कि वर्तमान समय में ये गुड नाइट एडवांस और ऑल आउट में ऐसा कौन सी चीज मिली होती है जिस वजह से मच्छर मर जाते हैं? एलिथ्रिन। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्तमान समय में मच्छर को मारने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। मच्छर मारने के एलिथ्रिन। लिए। लेकिन यदि मैं पूछूं मच्छरों को भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम। अच्छा,
अब यदि मैं आपसे पूछूं कि अच्छा, ये 32वें सवाल का जवाब आप लोग मेरे को देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दही में पाया जाता है, बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अब आप मुझे बताइए सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेटाबॉलिक। मेटल। मैलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है सेव में? मैलिक एसिड। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? पोलिक। टार्ट्रिक। एसिड। और पालक में और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक। ऑक्सैलिक। एक बार फिर से बताओ। ऑक्सैलिक एसिड। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक मैलिक। एसिड। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक। लैक्टिक। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक। अब आप लोग इसको कभी मत भूलना, क्योंकि इसी में फंसोगे आप। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सैलिक। और अंगूर में भी कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक। अब याद रखना, ये दोनों खट्टे होते हैं, तो विटामिन सी भी राइट आंसर है। लेकिन विटामिन सी से पहले टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए आंसर राइट होगा। और अंगूर के खट्टेपन का कारण भी विटामिन सी है, लेकिन उससे पहले उसमें टार्ट्रिक एसिड ज्यादा है, तो ये आंसर राइट होगा। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत। खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, मतलब जिसे खाद्य परिरक्षक कहते हैं, किसका उपयोग वर्तमान में करते हैं? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। अगर ऑप्शन में बेंजोइक अम्ल नहीं देगा तो फिर 101% क्या देगा आपको? सोडियम बेंजोएट। याद रखना, कोई एक देगा ये, ठीक है। बेंजोइक एसिड नहीं देगा तो क्या देगा? सोडियम। लेकिन यदि मैं पूछूं खाद्य परिरक्षक के रूप में पुराने समय में किसका उपयोग करते थे तो नमक का। बन जाएगा। अच्छा, राजा जो होता है वो जनरली कैसा होता है भैया जी? काला होता है। काला। और रानी कैसी होती है भैया जी? गोरी होती है। गोरी। अब जरा जल्दी से इलायची। बता दो। हाँ, तो मसालों का राजा किसे बोलेंगे? काली मिर्च। काली मिर्च। उसमें नाम से ही समझ में आ जा रहा है, काली। अच्छा, मसालों की रानी किसको बोलेंगे? इलायची। इलायची। बन जाएगा ये चीज? इसमें कुछ समझाने वाली चीज तो है नहीं है। अच्छा, कि धनिया को बोलते हैं मसालों की रानी। अब सुनो, हल्दी और अदरक जो है वो क्या है? तो मेरी बात ध्यान से तना। सुनो। नो डाउट हल्दी और अदरक तना है, लेकिन तने का एक प्रकार है जिसे कहते हैं भूमिगत तना। मतलब याद रखना, जमीन के नीचे होता है और वो तना दरअसल में जमीन के नीचे होता है, तो वो भूमिगत तना है। मतलब तना तो है, लेकिन उससे भी बेहतर आंसर है भूमिगत तना। अब भूमिगत तने के भी प्रकार होते हैं, और उसमें से एक प्रकार होता है राइजोम या प्रकंद। तो अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि हल्दी या अदरक क्या है, याद रखना ऑप्शन में या तो तना देगा, अगर तना नहीं देगा तो फिर 101% भूमिगत तना देगा। और वर्तमान समय में ना तो तना देता ना भूमिगत तना देता, क्या देता है बताओ? प्रकंद या राइजोम। इस क्वेश्चन को रट लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी और अदरक जो है वो जड़ नहीं है बल्कि तना है। तने में भी जमीन के नीचे तो भूमिगत तना, और भूमिगत तने के प्रकार होते हैं जिसमें ये प्रकंद या राइजोम में आते हैं। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब आप लोगों ने बचपन में सुना होगा फूल बनने से पहले फूल कली होता है। तो दरअसल में लौंग जो है, वो जो लौंग जो आप खाते हो वो भी ये हो सकती थी, लेकिन नेचर उसके साथ ऐसी दिक्कत करता है या इस तरह की चीज पेश आता है कि लौंग को फूल बनने का कभी मौका नहीं मिल पाता। लौंग हमेशा क्या है भैया जी? कली ही रह जाती है। अब आप मेरे को बताओ, लौंग खुला होता है कि बंद कली। होता है? तो नो डाउट कली को पुष्प कलिका भी कहते हैं, लेकिन वो पुष्प कलिका कैसी होती है? लौंग जब आप खाते होगे तो वो पुष्प कलिका कैसी होती है? खुली होती है कि बंद होती है? बंद। बंद, इसलिए तो आप ऊपर का वो फेंक देते हैं। अच्छा, सूखी होती है कि गीली होती है लौंग जनरली? सूखी होती है। याद रखना, सूखी को ही बोलते हैं शुष्क, और शुष्क के लिए वर्ड यूज करते हैं सूखी। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए कि लौंग क्या है, तो सूखी पुष्प कलिका ऑप्शन में देगा। अगर ये नहीं देगा तो बताओ क्या देगा?
शुष्क पुष्पकलिका देगा, फिर ये नहीं देगा तो क्या देगा, बंद पुष्पकलिका देगा, कोई एक देगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जनरली मैंने देखा है, जैसे आज के समय पर मैं देख रहा हूँ इंटरनेट में या टीवी में टीचर्स लोग केवल क्या बताते हैं, लौंग का वैज्ञानिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है और लौंग क्या है, तो बस वो एक ही चीज स्टूडेंट को सिखाते हैं कि लौंग बेटा जी बंद पुष्पकलिका है, बस इतना सिखा देते हैं। लेकिन एग्जाम में यदि आ जाता है कि निम्नलिखित में से लौंग क्या है और बंद पुष्पकलिका ऑप्शन में नहीं है, तो फिर लड़का जो है उसको दिमाग में यही कि नहीं बंद पुष्पकलिका है, उसके बाद लिखा है शुष्क पुष्पकलिका, लेकिन वो उसका दिमाग फिर इतना काम नहीं करता एग्जाम हॉल पे, यार लौंग जनरली सूखी हम खाते, तो ये आंसर राइट होगा। तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ जिसमें आपको ये कंफ्यूजन ना। अब एक चीज जल्दी से मैं बता रहा हूँ, यदि कभी आपका दांत दर्द करता है तो दांत दर्द करने में आप लौंग को दबा लेते हो उस दांत के पास, तो लौंग में से कुछ कंटेंट निकलता है जिस वजह से आपका दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो दरअसल में लौंग को दांत में दबाने पर लौंग का तेल निकलता है, और उस लौंग के तेल में इस चीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या नाम लेना है जल्दी से बताइए। यूजिनॉल। और ये यूजिनॉल। यूजिनॉल। ही दांत दर्द में आराम दिलाता है। जल्दी से बताओ, लौंग में ऐसा कौन सी चीज है जो दर्द निवारक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है? यूजिनॉल। तो यूजी, याद रहेगा ये चीज ऐसे। अब अगला क्वेश्चन आता है, पहले अपन 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो कार्बन विधि का। यदि जीवाश्मों की आयु का पता लगाना है तो किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग या कार्बन काल कार्बन निर्धारण? डेटिंग। कार्बन डेटिंग। याद रखना, कार्बन डेटिंग को कार्बन काल निर्धारण भी कहते हैं। शंख पुराना मिले, अस्थि पुरानी मिले, पुरातात्विक नमूने पुराने मिले, पेड़ पौधे पुराने मिले, उन सब की आयु का निर्धारण किससे करेंगे? कार्बन काल कार्बन निर्धारण डेटिंग। या कार्बन डेटिंग से। अब बताओ, चट्टानों की आयु का पता भी किससे लगाएंगे? कार्बन डेटिंग। लेकिन यदि मैं पूछूं पृथ्वी की आयु का निर्धारण किससे करेंगे? यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी यूरेनियम की डेटिंग आयु का पता 235। किससे लगाएंगे? यूरेनियम। याद रहेगा, चट्टानों की आयु को किससे ज्ञात करते हैं? तो कार्बन डेटिंग, ये सबसे बन जाता है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि बहुत पुरानी चट्टान है, उसकी एज को डिटरमाइन करना है, तो फिर उस मेथड का यूज करते हैं जिससे पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जरा जल्दी से बता दो, पृथ्वी की आयु और बहुत पुरानी चट्टानों की आयु को किससे ज्ञात करते हैं भैया जी? यूरेनियम डेटिंग में। यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। अब एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, जेसी बोस या जगदीश चंद्र बसु। तो जगदीश चंद्र बसु जो हैं, उन्होंने रेडियो वेव की खोज की थी, और उन्होंने ही पौधे की या तने की वृद्धि दर मापने के लिए एक यंत्र भी बनाया था। मतलब रेडियो वेव के जो खोजकर्ता हैं, वही दरअसल में एक पौधे की वृद्धि के मापन के लिए जो यंत्र है उसको वो बनाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा यंत्र है जिसकी सहायता से पौधे की या तने की वृद्धि दर मापी जाती है? किस्कोग्राफ यंत्र। और ये कैस्कोग्राफ यंत्र जो है वो इस यंत्र से इंस्पायर होकर बनाया था। कौन से यंत्र से इंस्पायर होकर बनाया था? ऑक्जेनोमीटर। तो अब अगर आपसे पूछूं कि बताइए ऑक्जेनोमीटर की सहायता से क्या मापते हैं? क्या मापते हैं ऑक्जेनोमीटर की सहायता से? तने या पौधों की वृद्धि। ठीक है, लेकिन यदि मैं पूछूं कि कैस्कोग्राफ से क्या मापते हैं? कैस्कोग्राफ से क्या मापते हैं? याद रखना, दर। दर का मतलब होता है एक दिन में पौधा कितना बढ़ा, एक साल में पौधा कितना बढ़ा। सही है, तो एक दिन में, एक साल में, एक महीने में पौधा कितना बढ़ा, ये कहलाता है दर। तो याद रखना, किससे मापते हैं? दर में किसको मापते हैं? कैस्कोग्राफ। और नॉर्मली तने की वृद्धि को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर। मतलब ऑक्जेनोमीटर से बेहतर, ज्यादा अच्छा है कैस्कोग्राफ। तो बता दो जल्दी से, कैस्कोग्राफ किसने खोजा था?
जेसी चंद बोस। जेसी बोस ने। अब एक और चीज का आप नाम देख रहे होंगे, गैनांग पोटोमीटर। ये गैनांग पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है कि पौधा जो है, जैसे मान लीजिए पौधा है तो कितने वाष्प का उत्सर्जन कर रहा है, ये मापते हैं गैनांग पोटोमीटर से। और एक थर्मामीटर, तो उसके बारे में तो शायद आपको पता होगा। थर्मामीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। ऐसा। अब आप मेरे को बताओ, निकट भविष्य में पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा और डीजल भी समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज समझाओ, पेट्रोल का विकल्प क्या है? भाई पेट्रोल का विकल्प है पावर पेट्रोल, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? गैसोहॉल। और उसी को आजकल इस नाम से भी जानते हैं, E10। तो E10 मतलब क्या? E10। तो अब आप जरा जल्दी से देखो कि यहाँ कौन सा E10 सही बता रहा है। मतलब पेट्रोल के विकल्प में नो डाउट पेट्रोल तो होगा। अच्छा बताओ, डीजल का विकल्प क्या है? पेट्रोल का विकल्प तो पता चल गया आपको, डीजल का विकल्प क्या है? बायोडीजल। एग्जैक्टली, डीजल का विकल्प है बायोडीजल। और बायोडीजल को अपन एक पौधे से प्राप्त करते हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, करंज का पौधा, रतन जोत। या उसे रतन जोत भी कहते हैं, या उसे व्याघ्रखंड भी कहते हैं। तो रतन जोत, करंज, व्याघ्रखंड, ये सभी के सभी नाम है, किसके नाम है? जिस पौधे से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। मतलब डीजल का विकल्प है बायोडीजल और पेट्रोल का विकल्प है पावर पेट्रोल। बन जाएगा ये चीज। चलिए, 44वें क्वेश्चन में एक चीज गलत लिखी हुई है, आप जरा उसको सही कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया, बताइए गैनांग पोटोमीटर की सहायता से क्या मापते हो आप? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन तो आपको समझ में आ गया होगा कि पौधे की पत्तियां जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती हैं। ये दर का मतलब क्या होता है बेटा जी? ये मेरे को नहीं आया समझ में। दर का मतलब होता है एक घंटे में कितना पत्तियों ने वाष्प का उत्सर्जन किया, एक मिनट में कितने वाष्प का उत्सर्जन किया, ये चीज कहलाता है दर। दर का मतलब होता है बटा समय। तो एक निश्चित दिए गए समय में वाष्प कितनी निकाली है पौधे की पत्तियों ने, इसको हम गैनांग पोटोमीटर से पता कर सकते हैं। बताओ, ऑक्सेनोमीटर की सहायता से क्या पता करते हैं? पौधों की वृद्धि। लेकिन यदि मैं बोलूं कि पौधे की वृद्धि दर को किससे मापाते हैं तो? केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, कैस्कोग्राफ में और ऑक्सेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? ऑक्सेनोमीटर से दर नहीं मापी जा सकती, लेकिन कैस्कोग्राफ की सहायता से दर मापी जा सकती है। अब आता है, जो उपकरण वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापता है उसको बोलते हैं आर्द्रता मापी उपकरण। ठीक है। अब आप बताओ, वायु दाब मापी, इंग्लिश में क्या कहते हैं वायु दाब मापी को? बैरोमीटर। खोजकर्ता का नाम? टॉरिसेली। अगर मैं बोलूं कि वायु दाब मापी में पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो बताओ कौन सी समस्या होगी? मौसम साफ होने। नीचे धीरे धीरे जाने पर मौसम साफ होगा, कि धीरे धीरे ऊपर जाने बारिश पे? होगी, बारिश। याद रखना, नीचे धीरे धीरे पाठ्यांक जाएगा तो वर्षा होगी। अब यदि मैं बोलूं एकदम से नीचे चला जाए तो? तूफान आए। आंधी तूफान आएगा। और यदि धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़े तो? मौसम साफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो अब आप मेरे को बताओ, वायु दाब मापी की सहायता से हम क्या मौसम का हाल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। मतलब असत्य कथन को पहचानिए। तो आप बताइए, क्या आपको 44 नंबर में कोई असत्य कथन दिख रहा है? नहीं। नहीं। मतलब सभी सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है?
सूरजमुखी, ए ये रेफ्लेशिया, रेप्टिलिया याद रखना रेफ्लेशिया और वाल्डी ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगर आप सबसे बड़ा पुष्प बता दिए तो बताइए सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बी संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डकवीड, याद रखना। तो सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया और वाल्डी और सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। गुलदाउदी गेंदे को कहते हैं और इसी से पायरेथ्रिन प्राप्त किया जाता है। अब भी मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था, जल्दी से बताइए। पायरेथ्रिन जो है वो मच्छरों को मारने में यूज होती है भैया, ये मच्छरों को भगाने में यूज होती है, भगाने में और मच्छरों को मारने में किसका यूज करते हैं फिर? एलिथ्रिन। एलिथ्रिन को। तो ये बात हमेशा याद रखना, एलिथ्रिन अगर मच्छरों को मारता है तो क्या हो गया एलिथ्रिन? कीटनाशक। कीटनाशक याद रहेगा ये चीज। अच्छा, सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग, किस किस स्टेट को दिया गया था? वेस्ट बंगाल बताओ, टमाटर में और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक टार्ट्रिक, ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 46 है, उसके बताने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जो पौधे होते हैं वो बीज से पैदा होते हैं, वो तो आपने पढ़ा है, सुना भी है। तो पौधे किससे उत्पन्न होते हैं? बीज से। अब ध्यान से सुनना, बीज के दो प्रकार के कारण, जैसे एक ये बीज हो गया और ये एक बीज हो गया, ये दो बीज हो गए। तो यदि बीज के ऊपर आवरण है, जैसे चने के ऊपर आवरण होता है, मटर के ऊपर आवरण होता है और मूंगफली के ऊपर आवरण होता है, तो यदि ऐसा कोई बीज आपको मिले जिसके ऊपर आवरण है तो वो कहलाता है ये चीज आवृत बीज, जिसको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। और यदि किसी बीज के ऊपर आवरण ना मिले, जैसे ऑर्किड मिल जाएगा आपको, है ना, तो वो कहलाता है अनावृत बीज। जैसे नाम से स्पष्ट है, आवरण होगा तो आवृत बीजी और आवरण नहीं होगा तो अनावृत बीजी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं इस दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा किस वर्ग में आता है, तो इस दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा आता है इस वर्ग में। बताओ, आवृत बीजी वर्ग में आएगा कि अनावृत बीजी वर्ग में आएगा? अनावृत मतलब कहने का मतलब है कि जो बीज होगा उसके ऊपर आवरण होगा कि नहीं होगा? नहीं अब आप बताओ, सिकोया सैम्फरविरेंस और ये रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है, तो यही है संसार का सबसे लंबा पौधा या सबसे ऊंचा पौधा। तो अब बताओ, यदि सिकोया सैम्फरविरेंस पौधे के मेरे को बीज मिले तो उनके ऊपर बीज का आवरण होगा कि बीज का आवरण नहीं होगा? निश्चित रूप में नहीं होगा सिकोया सैम्फरविरेंस के बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा। तो इस दुनिया का सबसे लंबा पौधा है सिकोया सैम्फरविरेंस। जल्दी से बताओ किस वर्ग में आएगा? आवृत बीजी में आएगा कि अनावृत बीजी में आएगा? अनावृत बीज अनावृत बीज, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि संसार का सबसे ऊंचा पौधा कौन, और सिकोया सैम्फरविरेंस आंसर में ही न दिया हो, अब आप क्या टाइप करोगे? यूकेलिप्टस। एग्जैक्टली मेरा बताने का मेन मकसद बस यही था आपको, इसलिए मैंने फिर से क्लास ली, क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस संसार का सबसे ऊंचा या लंबा पौधा कौन? तो आपने पढ़ रखा है सिकोया सैम्फरविरेंस, जिसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। लेकिन कई बार हमको ऐसा दिया जाता है कि राइट आंसर देता ही नहीं ऑप्शन में, अब वो यूकेलिप्टस देते हैं। अब आप बताओ, यूकेलिप्टस भी सबसे लंबा पौधा है, लेकिन किस वर्ग का सबसे लंबा है? आवृत आवृत। याद रहेगा ये चीज ऐसा। तो यदि अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए संसार का सबसे लंबा पौधा कौन है, तो आप क्या बताओगे? खोया ठीक है। और यदि सिकोया ऑप्शन में ना दिया हो तो? यूकेलिप्टस लेकिन यदि मैं पूछूं कि आवृत बीजी वर्ग में सबसे ऊंचा कौन है, तो फिर क्या बताओगे आप?
यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। और यदि मैं पूछूं कि अनावृत बीजी वर्ग में सबसे ऊंचा कौन है तो क्या बताओगे आप? सिक्वोया, ठीक है। अब आता है अगला, मतलब इस संसार का सबसे ऊंचा पौधा, ये बी है आंसर इस सवाल का। ठीक है। एक है बरगद का पेड़। बताओ बरगद के पेड़ को वट वृक्ष कहते हैं अपन लोग, और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगेलिसिस। तो आजकल क्वेश्चन पूछते हैं वट वृक्ष अर्थात तो ऑसीमम सेंटम, एजा डायरेक्टा इंडिका, फाइकस बेंगेलिसिस या फाइकस रेलियोजोसा। तो क्या आंसर होगा उसका? फाइकस बेंगेलिसिस। अब आप बताओ बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? पीपल, क्यों बोलते हैं बोधि वृक्ष? किसको ज्ञान मिला था? महात्मा भगवान बुद्ध को, बुद्ध को। अच्छा, तो यदि मैं पूछूं कि पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेलियाजो, फाइकस रेलियोजोसा। तो ये थोड़ा याद रखना, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं निम्नलिखित में से बोधि वृक्ष कौन है। अब वो ये हिंदी नहीं देते, बरगद पीपल आम नीम नहीं देते, अब वो वैज्ञानिक नाम देते। तो इसलिए बस मेरा ये मकसद था ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि बरगद को फाइकस। अच्छा, बरगद और पीपल में देखो भारी कंफ्यूजन होता है लोगों को, कई बार तो ये नहीं समझ में आता वट वृक्ष पीपल है कि बरगद है। आप अभी देखो आराम से और अब यही क्लियर करो कि फाइकस बेंगल, जैसे बरगद में भी बा आता है और बेंगेलिसिस में भी बा आता है, लो टेंशन ही खत्म हो गई। और वट वृक्ष में भी बा आता है, तो लो खत्म खेल। आपसे कोई भी क्वेश्चन बने अब बन जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है।